13 अप्रैल 1919। हम सब ने ये तारीख इतिहास की किताबों में पढ़ी है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ पुराने ऐतिहासिक आंकड़ों को नहीं दोहराने वाले हैं। इसके बजाय हम औपनिवेशिक हिंसा की इस सबसे खौफनाक घटना को बिल्कुल करीब से महसूस करेंगे, और वो भी एक ऐसे इंसान की नज़रों से जिसने इस खूनी मंजर को अपनी आंखों के सामने घटते देखा और जो किसी तरह जिंदा बच गया। एक ऐसा दिन जिसने बैसाखी के एक शांत जश्न को हमेशा के लिए एक भयानक सदमे में बदल दिया। चलिए सीधे उस खौफनाक पल में चलते हैं और बात करते हैं भाग 1 की। बाग में एक जीवित गवाह, नानक सिंह की कहानी। जरा सोचिए, जब गोलियों की गड़गड़ाहट आखिरकार शांत हुई तो 22 साल के नानक सिंह ने आंखें खोली। वो लाशों के एक ढेर के नीचे दबे हुए थे। भगदड़ और उस जानलेवा गोलीबारी के बीच वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। उनके बाएं कान ने हमेशा के लिए काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द ये था कि उनके 2 दोस्त जो खुशी खुशी उनके साथ इस सभा में आए थे, अब इस दुनिया में नहीं थे। बाद में इसी असहनीय दर्द को नानक सिंह ने खूनी बैसाखी नाम की एक कविता में उतारा। 4000 शब्दों की ये कविता असल में उस दिन का एक अमर और दर्दनाक दस्तावेज है। इस घटना का सदमा कितना गहरा था, ये आप इस नंबर से समझ सकते हैं। 113। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतिम ज्ञात जीवित बचे व्यक्ति शिंगारा सिंह जी का जब 2009 में निधन हुआ, तब उनकी उम्र 113 साल थी। आप समझ रहे हैं, ये आघात सिर्फ इतिहास के एक पन्ने तक सीमित नहीं रहा, ये पीढ़ियों तक लोगों के जहन में, उनकी यादों में जिंदा रहा। अब देखते हैं भाग 2, क्रूर रॉलेट एक्ट। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? सवाल ये है कि आखिर इतने सारे लोग वहां जमा ही क्यों हुए थे? तो इसका सीधा जवाब है राउलेट एक्ट। इसे आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहा गया। अब ये कानून इतना खौफनाक था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी इंसान को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। भारतीय नेताओं ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया, काला कानून। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था। आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं, क्योंकि हालात रातों रात नहीं बिगड़े थे। पंजाब में गुस्सा तेजी से भड़क रहा था। 6 अप्रैल को हड़ताल हुई, फिर 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन 10 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसके बाद तो पंजाब में मार्शल लॉ ही लगा दिया गया, मतलब 4 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। और इसी भयंकर तनाव के बीच आ गया 13 अप्रैल का दिन। भाग 3, आतंक के 10 मिनट। चलिए उस खौफनाक दोपहर के दृश्य को समझते हैं। अगर आप उस बाग की बनावट को समझें तो वो सच में एक मौत के जाल से कम नहीं था। 10,000 से 20,000 लोग वहां जमा थे। इनमें सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि बैसाखी का त्योहार मनाने आए तीर्थयात्री, महिलाएं और बच्चे भी थे। वो बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों और इमारतों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने के बस कुछ ही संकरे रास्ते थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने 50 हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने आते ही सबसे बड़ा काम क्या किया? मुख्य निकास द्वार को बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 1650। ये एक बेहद कड़वा और कठोर सैन्य तथ्य है। उस दिन निहत्थी, खौफजदा और अपनी जान बचाकर भागती हुई भीड़ पर 10 से 15 मिनट तक लगातार 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। वो तब तक नहीं रुके जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। उन 10 मिनटों में क्या गुजरी होगी, ये नानक सिंह ने अपनी कविता में कुछ इस तरह लिखा है। और उन्होंने गोलियां चलाईं, बस चलाते रहे, हजारों गोलियां दागी गई मेरे दोस्तों। ये महज एक कविता की लाइन नहीं है, बल्कि उस इंसान की रुला देने वाली आवाज है जिसने उस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। भाग 4, रक्तरंजित बैसाखी। अब देखते हैं इस घटना ने कितना भारी नुकसान किया। कल्पना कीजिए उस खौफ की। गोलियों की बौछार से बचने के लिए बाग के अंदर मची भगदड़ इतनी भयानक थी कि कई लोगों ने अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में बाग के अंदर मौजूद एक कुएं में छलांग लगा दी। बाद में सोचिए, उसी एक कुएं से 120 शव निकाले गए, जिसे आज हम रुंधे गले से शहीदी कुआं कहते हैं। इन आंकड़ों को नानक सिंह के इन शब्दों के साथ रखकर देखिए। वो लिखते हैं कि कैसे छलनी हुए सीने और लहूलुहान शरीर जमीन पर गिर रहे थे। हर इंसान उनके लिए बस एक निशाना था।
वो बताते हैं कि कैसे धूल में सने और दम तोड़ते हुए जवान लोग आखिरी सांस से पहले पानी की एक घूंट मांग रहे थे। अब सबसे चौंकाने वाली बात पर आते हैं। जब हंटर कमीशन ने इस मामले की जांच की तो जनरल डायर का बयान आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उसने साफ कहा कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, वो पूरे पंजाब में एक व्यापक नैतिक प्रभाव या यूं कहें कि खौफ पैदा करना चाहता था। वो लोगों को सविनय अवज्ञा की सजा देना चाहता था। और आपको पता है, उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने भी उसकी इस बात का पूरा समर्थन किया था। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि एक निहत्थी फंसी हुई नागरिक आबादी का बेरहमी से कत्लेआम किया गया था। भाग 5, एक राष्ट्र की मूक पीड़ा। इस घटना ने पूरे देश को कैसे हिला कर रख दिया। इस क्रूरता की गूंज सिर्फ उस बाग की दीवारों तक नहीं रुकी, ये पूरे देश में फैल गई। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक कड़ा पत्र लिखा और अपनी ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने लिखा कि इस घटना ने लाखों देशवासियों को एक मूक पीड़ा और आतंक में धकेल दिया है, और अपने लोगों के इस दर्द को आवाज देने के लिए वो उस सम्मान को त्याग रहे हैं जो अब सिर्फ एक शर्मिंदगी बन चुका था। असल में उस दिन कितने लोगों की जान गई, यह आज भी एक बड़ा विवाद है। ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक जांच ने कहा कि 379 लोग मारे गए, लेकिन इतिहासकार विश्वनाथ दत्ता के अनुमान बताते हैं कि आंकड़ा करीब 700 था। वहीं मदन मोहन मालवीय और कांग्रेस के अनुमानों के मुताबिक तो 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये टेबल हमें साफ दिखाती है कि उस दिन हमने कितनों को खोया। इसकी असली सच्चाई शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी। भाग 6, नरसंहार की गूंज, वो गूंज जो दशकों तक सुनाई देती रही। इस नरसंहार ने इतिहास पर कितनी गहरी छाप छोड़ी, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि 21 साल बाद लंदन में इसका बदला लिया गया। उधम सिंह, जो खुद इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी और सर्वाइवर थे, उन्होंने 1940 में लंदन जाकर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। हाँ, वही ओडायर जिसने डायर के इस कत्लेआम को सही ठहराया था। उधम सिंह ने अपने लोगों की कुचली गई आज़ादी का बदला लिया। उन्हें फांसी तो दे दी गई, लेकिन हमारे देश ने उन्हें हमेशा के लिए शहीद का दर्जा दिया। आज जब हम वहां जाते हैं तो जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट ने उस जगह को एक याद की तरह सहेज कर रखा है। वहां जलने वाली अमर ज्योति उन सभी बेगुनाहों को सम्मान देती है। दीवारों पर गोलियों के वो निशान आज भी चीख चीख कर उस दिन की गवाही देते हैं। सरदार उधम जैसी फिल्में हमें वो इतिहास फिर से याद दिलाती हैं। अगर राजनीति की बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों ने इस घटना को गहरा शर्मनाक जरूर कहा है, लेकिन आज तक कभी किसी ने इसके लिए औपचारिक तौर पर कोई माफी नहीं मांगी है। तो दोस्तों, ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज भी जब हम जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के उन खौफनाक निशानों को देखते हैं या नानक सिंह की खूनी बैसाखी पढ़ते हैं, तो ये सोचना लाजमी है, एक देश उस साम्राज्य के साथ कैसे समझौता कर सकता है जिसने निहत्थे लोगों के नरसंहार को एक जरूरी नैतिक प्रभाव कहकर सही ठहराया था। ये एक ऐसा जख्म है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हरा रहेगा। हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में कुछ और नए तथ्यों के साथ।